गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। कल हम लोगों ने हिस्ट्री की पहली चैप्टर का कुछ टॉपिक पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने सिविल कोड 1804 को देखा था। सिविल कोड 1804 को हमने अच्छे से समझा भी था और उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉबैक भी था। मैंने आपको बताया था कि ड्रॉबैक जो है उसके कुछ हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 1804 के ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहली चीज़ ये समझना है हमको कि यार जो नेपोलियन था उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। लोगों को लगा था कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अचानक से जो है फ्रांस में जो लोकल लोग थे उन लोगों को ये लगने लगा कि यार ये तो हम लोगों के ऊपर जो है हाई टैक्स बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो ट्रेड है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इतना हाई टैक्सेशन बढ़ा दिया कि लोगों को टैक्स देने में तकलीफ़ होने लगी। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था 1804 का सेंसरशिप का। सेंसरशिप क्या था कि भैया नेपोलियन के बारे में ना कोई भी किसी भी मैगज़ीन में और न्यूज़पेपर में ना ही कहीं किसी के पास जा कर के कुछ बोलना है ना ही लिखना है। कहने का मतलब ये है कि ना ही आप नेपोलियन के बारे में न्यूज़पेपर में छाप सकते हैं, ना ही उसके इसी बारे में शिकायत किसी और को सुना सकते हैं, ना ही कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। नेपोलियन के ख़िलाफ़ आप कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब वो जो बोल रहा है वो सिर्फ सुनो और उसकी कानून को मानो। ये थी सेंसरशिप लेके आया था वो। सेंसरशिप कह दिया था लोगों को कि अगर जिसने पेपर में छाप दी, जिसने न्यूज़ फैला दी, मेरे बारे में शिकायत कर दी, उसके लिए सबसे छोटी सज़ा मौत थी। अब लोगों को डर लगने लगा नेपोलियन से, अच्छा खासा डर लगने लगा, क्योंकि यार हाई टैक्स कर दिए, सेंसरशिप ला दिया। तीसरा चीज़ उन्होंने कहा था कि फोर्स्ड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मीज बिकॉज ही वांट्स टू कंकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। कहता है कि यार उन्होंने लोगों को, जो लोकल लोगों को है ना, फ्रेंच आर्मीज़ में ज्वाइन करने के लिए जोर ज़बरदस्ती कि यार आर्मी में आओ, सबको पकड़ पकड़ के, जो नहीं आना चाहे उसको भी लेके आओ, आर्मी में भर्ती करो, क्योंकि मुझे पूरा यूरोप जीतना है ना, कंकर पूरा यूरोप जीतना है। जिसके चक्कर में जो है ये ड्रॉबैक नेपोलियन के थे। अब हम चलते हैं टॉपिक 2 के तरफ। टॉपिक 2 पहला ही चैप्टर का है हमारा, दूसरा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको समझना थोड़ा सा अच्छा से है, और इसको समझ लिए तो आपको हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। अब कहता है कि यार नेशनलिज्म के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि नेशनलिज्म हर देश की अपनी नेशनल आइडेंटिटी है ना, दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनल आइडेंटिटी कैसे बनती है किसी भी देश की? अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशंस, अपना लैंग्वेज, सब कुछ अपना। तो कहता है कि यूरोप में ये आइडिया कैसे आया, यूरोप कैसे नेशनलिज्म बना, चलो उसके पीछे हम लोग दौड़ते हैं। तो कहता है कि यार उस ज़माने में यूरोप की जब बात करूं तो ये जो है मिड 18th सेंचुरी की बात है। कितने की बात है ये? मिड 18th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। अब कहता है कि यार मिड 18th सेंचुरी में देयर वॉज नो नेशन स्टेट ड्यू टू डाइवर्सिटी। मतलब ये है कि 18th सेंचुरी तक यूरोप में, यूरोप अकेला देश नहीं था, एक महादेश था, उसमें बहुत सारे देश थे, है ना। तो यूरोप महादेश में कहता है कि कोई नेशन स्टेट नहीं था, किसी का कोई नेशन स्टेट था, मतलब कोई स्टेट नेशन था ही नहीं। अब नेशन का क्या मतलब यार, समझा करो। नेशन का मतलब होता है कि यार अपना लैंग्वेज, अपना हिस्ट्री, अपना ट्रेडिशन, अपना एक झंडा, अपना एक फ्लैग, अपना एक नेशनल एंथम, दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट, है ना। जो वो स्टेट नेशन स्टेट हो सकता है जो फ्री है, जो किसी दूसरे देश पे डिपेंड नहीं है, वो देश नेशन स्टेट है। हमारा इंडिया नेशन स्टेट है ना, क्योंकि ये फ्री है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो फ्री स्टेट है, जो फ्री कंट्री है, वो नेशन स्टेट कहलाता है। तो उस टाइम नेशन स्टेट नहीं था। अब
नेशन स्टेट नहीं था। क्यों नहीं था नेशन स्टेट? इसके पीछे बड़ी राज है कि यार उस टाइम नेशन स्टेट क्यों नहीं था। तो कहता है कि यार उस टाइम नेशन स्टेट इसलिए नहीं था कि उसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, लोगों में ना भिन्नता बहुत ज़्यादा था। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि यार आप समझा करो कि यूँ कि एक समाज में अगर 50 लोग हैं, उस 50 लोगों की लैंग्वेज अलग अलग हो, कोई इटालियन बोल रहा हो, कोई जापानीज़ बोल रहा हो, कोई चाइनीज़ बोल रहा हो, कोई फ्रेंच बोल रहा हो, तो क्या वो लोग आपस में एकजुट होकर कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यार उनकी आवाज़, उनकी जो स्पीच है, जो स्पीक है, वो आपस में नहीं मिलते। तो फिर वो लोग साथ में मिलकर काम कैसे करते हैं? क्योंकि यार कम्युनिकेशन भी तो बहुत ज़रूरी है ना, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है यूनिटी के लिए। तो इसके चक्कर में जो है कोई भी देश में नेशन स्टेट नहीं था। एक हब्सबर्ग एम्पायर था, ऑस्ट्रेलिया पे राज करता था, ठीक है। हब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है, ऑस्ट्रिया पे राज करता था वो। वहाँ पे ना जो वो जितने भी देश पे राज किया, मतलब जितने भी जगह राज किया, इटली पे किया, स्विट्जरलैंड पे किया हब्सबर्ग एम्पायर, तो सब जगह उसको सबसे ज़्यादा परेशानी आई तो इसी चीज़ की कि यार लैंग्वेज डिफरेंट, किसी के लैंग्वेज डिफरेंट, तो किसी के कल्चर डिफरेंस, तो किसी के लाइफ स्टाइल डिफरेंस। मतलब वो ना हब्सबर्ग एम्पायर अपने स्टेट को यूनाइट करके रखने में बहुत असमर्थ हो रहा था कि यार इसको यूनाइट करके कैसे रखूं, लोग समझ ही नहीं रहे मेरी बातों को, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, तो यूनिटी नहीं हो रहा था नेशंस में, जिसके चक्कर में कोई नेशन स्टेट था ही नहीं। नेशन स्टेट बनाने के लिए सबको एक करना पड़ता है, सबके दिमाग में एक बात डालनी पड़ती है, सबको एक चीज़ समझाना पड़ता है, तब जाकर के नेशन स्टेट बनती है। लेकिन उसमें कौन समझाए, कौन सुने, है ना। तो बात यह आती है कि चलो भैया, जब डाइवर्सिटी था, नेशन स्टेट का कंसेप्ट किसी के दिमाग में नहीं था, तो ये नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है किसने लेके आया है? बात यहाँ पे आती है कि नेशन स्टेट बनाने के लिए किसके दिमाग में ये आइडिया आया, कौन लाया कि चलो हम लोग पहले सबसे पहला काम करें, किसी भी स्टेट को नेशन बनाओ, नेशन स्टेट बनाओ, यानी स्टेट को फ्री करो, यानी कंट्री को फ्री करो, आज़ाद करो। तो चलो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानते कि यूरोप जो है ना 3 चीज़ों में बटी हुई थी। यूरोप कितने चीज़ों में बटी हुई थी? 3 चीज़ों में। पहला चीज़ था उसका एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा था उसका पीजेंट्री, तीसरा था उसका मिडिल क्लास। तो हम लोग जो है एरिस्टोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एरिस्टोक्रेसी क्या है। कहता है कि एरिस्टोक्रेसी, उसको कहा जाता है कि यूरोप में एरिस्टोक्रेसी कुछ लोगों को कहा जाता था, उन लोगों को जो शाही घराने के होते थे, जो सबसे बड़े होते थे, मतलब यार उस इलाके में सबसे बड़ा और सबसे पहचान वाला प्रोमिनेंट, है ना, प्रचलित इंसान होते थे। तो वो लोग का क्या होते थे कि वो लोग लैंड ओनर होते थे। वो लोग क्या होते थे? पहला चीज़ लैंड ओनर होते थे। एरिस्टोक्रेसी लोग यानी शहंशाही लोग, उसका अपना ज़मीन होता था, जितना ज़मीन है ना सब उसी का होता था, कोई किसी का ज़मीन होता ही नहीं था, सारा ज़मीन उसी का, है ना। उसके बाद वो लोग ना आपस में हमेशा फ्रेंच बोलते थे। एरिस्टोक्रेसी लोग जो रईस लोग होते थे, पैसे वाले लोग, है ना, वो लोग आपस में फ्रेंच बोलते थे। और देखो पैसे वाले लोग छोटे मतलब ग्रुप में होते हैं ना, दे वेयर इन स्मॉल ग्रुप्स, बहुत छोटे ग्रुप में होते हैं, बड़े लोग ज़्यादा होते नहीं हैं, पैसे वाले लोग ज़्यादा होते नहीं हैं, ज़्यादा तो गरीब ही होते हैं। फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज। अब जो बड़े लोग थे उन लोगों की जो फैमिली था, एक फैमिली दूसरे फैमिली से कैसे कनेक्ट होता था? कहते थे शादी करके, मैरिज करके, ज़्यादा दूर तक वो लोग नहीं जाते थे, है ना। मतलब लोअर फैमिली में वो लोग शादी कराते ही नहीं थे, अपनी फैमिली से दूसरी फैमिली में कनेक्टेड हो जाते थे शादी करा के, बस उतना ही था उनके पास। अब जो यूरोप जो है दूसरी चीज़ों में बटी थी वो पीजेंट्री में, यानी अब दूसरे ग्रुप के लोग आते किसान लोग। तो कहते हैं किसान लोग मेजोरिटी इन पॉपुलेशन है, कौन नहीं जाने यार, लुक्ड आफ्टर एरिस्टोक्रेसी लैंड। कहता है कि पीजेंट्री लोग, किसान लोग है ना, वो एरिस्टोक्रेसी जो शहंशाही वाले लोगों को आपने देखा, उनकी ज़मीनों का देखभाल करना, उनको कल्टीवेट करना और उनका देखभाल ही करना, समझो मतलब। अब क्वेश्चन आती है यहाँ पे कि पीजेंट्री तो ये कर लिया भैया, गुलामी एरिस्टोक्रेसी शहंशाही, तो फिर ये आइडिया भैया आया किसके दिमाग में है? अभी तो सर बता रहे हैं फिर ये पीजेंट्री और ये एरिस्टोक्रेसी, लेकिन आइडिया किसके दिमाग में आया? नेशनलिज्म्स का। देखो भैया आइडिया आया किसके दिमाग में आया, ये क्वेश्चन है। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज,
कहता है कि नेशन स्टेट का आइडिया कैसे पनपा। तो कहता है कि यार मैंने बताया था 3 ग्रुप के लोग रहते थे यूरोप में, तो तीसरा ग्रुप का लोग बड़ा ही जबरदस्त था भैया, मिडिल क्लास के लोग, है ना। हमेशा से मिडिल क्लास लोग हमेशा से अच्छा रहते भैया, ना हाई ना लो, हमेशा मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास के लोग जो थे, वो मिडिल क्लास के लोग कौन थे बताओ? मिडिल क्लास के लोग थे, डॉक्टर थे, मिडिल क्लास के लोग में आते थे, एजुकेटेड लोग आते थे मिडिल क्लास में, जो लोअर एजुकेटेड होते थे। यार शहनशाही वाले लोग तो पढ़ते ही नहीं थे, लेकिन मिडिल क्लास वाले लोग पढ़ते थे, उन लोगों के पास एजुकेशन होता था, डॉक्टर होते थे, मास्टर होता था, पोस्टमैन होता था, ऑफिसर होता था, सब मिडिल क्लास में होता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ पढ़ते थे। पेजेंट्री का काम किसान करने का और एरिस्टोक्रेसी लोगों का काम तो शहनशाही, भाई उनके पास तो दौलत ये काय को पढ़ने की ज़रूरत है। तो मिडिल क्लास के लोगों के पास जो है आइडिया आया नेशन स्टेट बनाने का। कोई पूछे कि नेशन स्टेट बनाने का आइडिया किसके पास आया था, तो मिडिल क्लास के लोगों के पास। तो मिडिल क्लास के लोग है कौन? तो मिडिल क्लास के लोग आएंगे आपके डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, उसके बाद आपका ऑफिसर्स, कुछ भी ले लो, पोस्टमैन वगैरह जो भी है, मिडिल क्लास के लोग में आ जाते हैं। तो मिडिल क्लास के लोगों में 2 आइडिया आई। पहला आइडिया आया नेशन यूनिटी का और दूसरा आया लिबरल नेशनलिज्म का। तो नेशन यूनिटी का आइडिया क्या, नेशन यूनिटी होता क्या है, वो क्या कहलाता है, नेशन यूनिटी उसके दिमाग में किस बात के लिए आई? तो कहता है कि यार अगर देश को नेशन स्टेट बनाना है, देश को फ्री करना है, देश को नेशनलिज्म घोषित करना है, मिडिल क्लास के लोग कह रहे हैं, तो सबसे पहले देश में जो है नेशन का जो है यूनिटी करो। मतलब कि जितने हमारे यूरोप में, चलो फ्रांस में, फ्रांस की जितनी भी कल्चर है ना, सबको एक कर दो, यानी कॉमन करो, सबको कॉमन करो, सबको कॉमन कर दो। क्या करना है? सबको कॉमन कर देना है, यानी COMMON, कॉमन। सबको कॉमन करो, कल्चर कॉमन करो, लैंग्वेज कॉमन करो, ट्रेडिशन कॉमन करो, हिस्ट्री कॉमन करो, तभी देश एक होगा, है ना। कि यार सबका कल्चर एक, सबका लैंग्वेज एक, सबका ट्रेडिशन एक, सबका हिस्ट्री एक, तो इससे नेशन का यूनिटी होगा। अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी? दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि यार नेशन की यूनिटी तो हमने कर दी, अब हम करेंगे लिबरल नेशनलिज्म। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको आप जो है बहुत अच्छा है कि ये आप नोट कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, या थर्ड टर्म या फाइनल एग्जाम हो। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या है, ये पूछा जाता है। तो लिबरल मतलब होता है लिबर्टी, ध्यान से सुनना, लिबरल होता है लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब होता है छूट, छूट मतलब फ्री, फ्री मतलब फ्रीडम। तो लिबरल नेशनलिज्म, यहाँ कंसेप्ट तो आ जाती है, लिबरल से समझ में आता है कि भैया कुछ न कुछ में आज़ादी की कहीं ना कहीं से बू आ रही है लिबरल नेशनलिज्म में। तो लिबरल मतलब आज़ादी। तो कहता है कि यार आज़ादी दूँ तो किस तरह की आज़ादी? सबसे पहला चीज़ उन्होंने कहा कि यार किसी भी देश को अगर नेशन स्टेट और नेशनलिज्म बनाना है, तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको सुविधा दो, उनको आज़ाद करो, उनकी परेशानियों को सुनो, सबको एक साथ करने का यही मौका है। तो कहता है कि हर किसी को ना फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर किसी को आज़ादी दो रे भैया, है ना। किसान लोगों को आज़ादी दो, है ना, गरीबों को, अमीरों को, मिडिल क्लास को, सबको छुट्टी दो रहे, सबको कहो कि सब अपने हिसाब से काम करें, है ना। कोई किसी के दबाव में आके काम नहीं करे रे भैया। कोई तुमको अगर गाली दे तो तुम भी मतलब समझ लो क्या करना है, मतलब बराबरी का हक दे दो। अब कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब दूसरी पॉइंट कहता है लिबरल नेशनलिज्म में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर भैया। हाँ, पहले भी मैंने बोला था, सब बराबर। तो ये है लिबरल, ये है फ्रीडम, ये है आज़ादी कि यार कानून की नज़र में सब बराबर, तू अमीर, मैं गरीब, ये किसान, ये शाही घराने के लोग, सबके सब बराबर रहे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कानून की नज़र में सब बराबर होएगा। जो गलत करेगा वो अमीर हो या गरीब हो, उनको तो सज़ा मिलेंगी भाई, सिंपल बात है। अब उन लोगों ने कहा कि चलो हम लोगों ने दो चीज़ बना ली, तीसरी चीज़ें हम लोगों ने करी है, गवर्नमेंट शुड बी विथ पीपल एग्रीमेंट। कहता है कि हम लोग जो गवर्नमेंट बनाएंगे ना, हम लोग जो सरकार बनाएंगे, वो सरकार हमारी सहमति से बने, है ना। हमारी सहमति से सरकार चलनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार मनमानी कुछ ना कर ले। देखो अब हमारे इंडिया में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन आप समझ रहे हैं, सरकार जो है मनमानी चला रहे हैं अपना। तो कहता है कि
सरकार जो है अपना मनमानी नहीं चलाए, हम जो कहेंगे करने के लिए वो करे और वो जो है अपने हिसाब से कुछ भी हमारे ऊपर नहीं थोपे, है ना। अब कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी होना चाहिए। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो समझ ही रहे हो कि यार कानून होनी चाहिए कि इसने ये गुनाह करी तो इसको ये सज़ा, इसने ये गुनाह करी तो ये सज़ा, अगर अमीर ने ये गुनाह करी तब भी वही सज़ा, और शहनशाही घराने के लोगों ने ये गुनाह करी तो तब भी वही सज़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए ना, कानून की एक किताब होनी चाहिए ना, सबके लिए बराबर का अगर आपने किया है कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब होनी चाहिए, कानून की किताब होनी चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। दूसरा चीज़ जो है उन लोगों ने लिबरल नेशनलिज्म के अंदर कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना। रिप्रेजेंटेटिव का मैंने पहले ही बोल दिया कि रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि गवर्नमेंट ये कभी नहीं सोचे कि मैं सरकार हूं तो मैं मनमानी चलाऊंगा, मैं जो बोलूंगा वही करेंगे लोग, ऐसा बिल्कुल ही गवर्नमेंट को नहीं सोचना है। गवर्नमेंट ने अगर गलती करी है, गवर्नमेंट यानी सरकार ने अगर कुछ गलती किया है तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके सरकार को भी सजा दी जाएगी। ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सुझाव, ये सुझाव था इन लोगों का कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ही जो यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके हमारा गवर्नमेंट काम करे, मनमानी न करे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर काम करे गवर्नमेंट, है, मनमानी नहीं करे। चलो हम लोग लिबरल नेशनलिज्म को समझ गए। थोड़ी सी रिकैप कर लेते कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, मिड 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म्स का जो है कंसेप्ट। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं हम। सब बखैर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।